हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाई बुक के फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम में हम जानेंगे कि पोएम का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्या है, उसके साथ साथ उसके शॉर्ट आंसर्स और उसके लॉन्ग आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये पोएम हमें बताती हैं, ये पोयम हमें ये जानकारी देती है कि किस प्रकार से प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो आइए हम इस पोयम में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति ने अपने जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके जीवन पे किस प्रकार से गहरा प्रभाव डाला। तो हमारी पोयम स्टार्ट करते हैं। कम। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यूएस में बनता है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? दिस डस्ट ऑफ स्नो। तो कौन है इसके पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बहुत छोटी सी पोएम है ये, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें प्रकृति हमें एक संदेश दे रही है किस प्रकार से छोटी छोटी घटनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक इस प्रकार से जो क्रो क्रो समझते हैं आप? क्रो एक कौवा होता है ना? कौवा होता है, उसने मुझे मेरे ऊपर कुछ डाला। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री आप लोग ऐसे समझिए, एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां जहरीली होती हैं। वो एक ट्री है, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक इस ये सपोज ये हेमलॉक ट्री है, इसके ऊपर एक क्या बैठा है? क्रो बैठा हुआ है। ये स्नोफॉल हो रहा है, वहां से क्या गिरा रहा है? स्नो गिरा रहा है। किसके ऊपर गिरा रहा है? पोएट के ऊपर गिरा रहा है। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए, जब जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ज्यादा उदासीन हो जाते हैं, किसी चीज का उन्हें दुख रहता है, तो वो अकेले जब पार्क में घूमते हुए निकलते हैं तो उनका मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है। उनका ध्यान कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना पर नहीं है, वो सिर्फ अपनी मस्ती में खोए हुए चलते जा रहे हैं। जाने पर वो देखते हैं कि जब वो किसी रास्ते से निकल रहे थे तो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, जो वहां से स्नोफॉल हो रही है वो उसके ऊपर गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये मेरे दिल को, हृदय को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि मेरा जो मूड है वो चेंज हो जाता है। कौन बोल रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और मेरा बचा हुआ दिन मुझे बचा लेता है। कैसे? देखिए, हो सकता है किसी किसी घटना से या इंसिडेंट से रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है, इनका दिन बिगड़ गया है। अब पूरा दिन जो बिगड़ रहा है, बिगड़ता जा रहा है, तो ये खोए खोए उदासीन होते हुए किसी कारण से जा रहे हैं। हो सकता है आपको भी आपके मम्मी पापा ने डांटा हो, टीचर ने डांट दिया हो, तो आपका दिन भी बिगड़ जाता है, या आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई हो। तो ऐसे समय में पूरा दिन आपका बिगड़ रहा है, आप उदासीन हो चुके हैं। लेकिन जब प्रकृति की एक छोटी सी घटना घटित हुई कि कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से स्नोफॉल किया आपके ऊपर, तो आपका बचा हुआ दिन बदल गया, क्योंकि आपका तुरंत ही मूड क्या हो गया? चेंज हो गया। और आपने अपना बचा हुआ जो दिन था उसे और अच्छे से यूटिलाइज करने का विचार बना लिया कि हाँ, अब एक काम करते हैं, दोपहर तक का दिन बिगड़ गया है तो दोपहर के बाद इवनिंग और नाइट का समय हम बचा लेते हैं और कुछ ही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो यही आपकी एक छोटी सी पोयम है, 4 और 4 8 लाइन की। इसको आप समझें कि किस प्रकार से प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं आपके दिन को परिवर्तित कर देती है। तो आइए अब हम इसके देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके पहले आपके सामने जो पोयम लिखी हुई है, इसकी राइमिंग स्कीम पढ़ लेते हैं हम।
राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि किस प्रकार से उसके अंदर लय बन रही है। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो स्नो, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी ट्री। तो इस प्रकार से अगर हम राइमिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, अगेन क्रो स्नो ए and me tree B. Similarly, come to this has given my heart a change of mood and saved some part. Heart part ये क्या बन जाएगी आपका? C of a day I had rude, mood rude। तो ये आपकी क्या बन गई स्कीम? A B A B A B A B सी डी, ये आपकी राइमिंग स्कीम बन गई इस पोएम को लेकर, ए बी सी डी। कितना इजी रहा? बहुत इजी होती है। आपने बहुत बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा है राइमिंग स्कीम क्या होती है। उसी प्रकार से आपको इसके एंड वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करना है और स्कीम निकालने की कोशिश करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोसरी के अंदर हमने दो नए वर्ड यूज किए। हेमलॉक, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एक पॉइजनस जहरीला प्लांट होता है, स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। रूड, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब किसी प्रकार का पछतावा होना, दुख होना, इस प्रकार से हमारा समय हम बर्बाद करते हैं, उसको बोला है रूड, जो हम पछतावे में होना। राइमिंग स्कीम, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी सी डी और सी डी, इस प्रकार से राइमिंग स्कीम हमने निकाली। आप उम्मीद है मुझे आप लोग समझ गए हो। आगे देखते हैं आयरनी। आयरनी क्या होती है? मतलब ऐसा क्या है इस पोयम के अंदर, मतलब क्या चीज आपको लगती है विरोधाभास के रूप में? विरोधाभास के रूप में मतलब हम कह सकते हैं कि अपोजिट है। तो देखिए, आप देखें इसको, यूजुअली अ क्रो and a hemlock tree represent the dark, negative and unlucky symbols। आप सब जानते हैं, अगर हम अच्छे बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो पिकॉक हमें याद आता है, पिजन हमें याद आता है, और भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे बर्ड्स है, बट हम क्रो को तो याद नहीं करते, यू नो वेरी वेल। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं हम ट्री के बारे में, मेपल ट्री याद आता है हमें, ओक ट्री याद आता है, लेकिन हम एक पॉइजनस ट्री हेमलॉक के बारे में तो बात नहीं करते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये डार्क, अंधेरा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता और अनलकी सिंबल्स टाइप होते हैं, बट हियर दे ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज, मेकिंग अ पोएट्स डे बेटर। लेकिन यहाँ पर ये एक पॉजिटिव रूप में पोएट का मूड चेंज कर देते हैं। तो यही इस चैप्टर पोएम की आयरनी है कि कैसे एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, जो नेगेटिव साइन होते हुए भी एक पोएट का मूड पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो कभी भी किसी प्रकार की एक फिलोसॉफी नहीं बनाना चाहिए, साइकोलॉजी नहीं बनाना चाहिए, ये चीज तो मेरे लिए गलत हुई है। पैर हिलाना है, क्या है पैर हिलाना? ये सिर्फ हमारे मन के वहम है। बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या मन का वहम है? तो किसी प्रकार की एक साइकोलॉजी नहीं सेट करना चाहिए, ऐसा काम हो गया तो मेरा काम बिगड़ेगा। आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कैसा है? सेंट्रल आइडिया जनरली 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अलग से कुछ नहीं होता है, चैप्टर की मोटी मोटी बातें होती है। देखिए, स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन ब्रिंग बिग चेंज। जो छोटी सी, क्या हुआ था, एक कौवे ने स्नो को नीचे गिरा दिया था, उसने बड़ा चेंज ला दिया उसके मूड में। एंड और सिंपल एक्ट लाइक क्रो शेकिंग स्नोफॉल और ट्री कैन मेक अस फील फ्रेश एंड पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो हमारे पोएट थे वो वापस से तरोताजा हो गए, उनका मूड, मतलब जो रिग्रेट में थे उससे वो बाहर आ गए, और उन्होंने उम्मीद की कि अब मैं अपना बचा हुआ दिन रिग्रेट में न निकालते हुए किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करूंगा। द पोएम शोज हीलिंग पावर ऑफ नेचर। देखिए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का दवा,
अपन कहते हैं ना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसी प्रकार से हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति सब कुछ ठीक कर देती है। एंड फील हार्ट्स विथ होप एंड हैप्पीनेस, और हमारे हृदय को, हमारे दिल को क्या कर देती है, बहुत खुशनुमा और आशावादी बना देती है। तो यही आपका सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। फिर भी अगर याद नहीं हुआ है तो जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेंट्रल आइडिया को एग्जाम में अटेंड किया जाता है। बढ़े आगे। की पॉइंट्स, कुछ बातें मोटी मोटी जो आपको याद रखना चाहिए, हर बार हम इस वीडियो में पेश करते हैं। देखिए, तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वेरी गुड। डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब जो हमारी बर्फ होती है जब गिरती है ना, अपने यहाँ तो हम नहीं देख पाते हैं स्नोफॉल, लेकिन जब आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं वो गिरते हैं, उनको बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। इन बिगिनिंग स्टेट्स ऑफ पोएट माइंड, स्टार्टिंग में पोएट के माइंड का क्या स्टेटस है? वो क्या है? बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है, बहुत ज्यादा दुख में है, दुखी है, पछतावे में है। एट द एंड ऑफ द पोएट वांट्स टू सेव द डे, लेकिन जब हमारी पोएम कंप्लीट हुई तो पोएट ने क्या चाहा आखिरी में? कि अब मैं अपना बचा हुआ दिन अच्छे से बिताऊंगा, कुछ नया काम करने की कोशिश करूंगा। क्रो वाज ऑन द हेमलॉक ट्री, अब क्रो कहाँ था? वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। ये की पॉइंट से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा। क्रो ने क्या शुक किया था? तो डस्ट ऑफ स्नो, उसने उनके ऊपर, पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक किए थे। क्लियर? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बहुत ही छोटी पोएम थी, जल्दी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? तो जैसा कि आपने अभी की पॉइंट्स में पढ़ा, वेरी गुड। आई होप कि आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अ डस्ट ऑफ स्नो इज अ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? तो व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, उनके ऊपर जब क्या गिरी? डस्ट ऑफ स्नो, हिज मूड गॉट चेंज, उनका जो मूड था वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। कभी आपका मूड खराब हुआ है? अगर आपका मूड कभी खराब हुआ है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में किस प्रकार से आपने अपने दिन को संभाला, अपने आप को संभाला। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो? हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर, नेचर को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है फ्रोस्ट ने? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर एज ए हीलर एंड गाइड। हमने देखा था हीलिंग पावर ऑफ नेचर, तो उन्होंने उनके दुख, सुख दुख को हर लिया था। एंड गाइड, गाइडेंस देता है वो हमें। अ स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर, छोटा सा प्रकृति का छोटा सा एक्शन, क्रो शुकिंग डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, किस प्रकार से पोएट का मूड चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो what does hemlock tree represent? Hemlock tree represents as a poisonous tree। सिंपल सी बात है, हेमलॉक ट्री को अगर हम बात करें किस प्रकार से देखा जाता है? एक पॉइजनस, जहरीले पेड़ के रूप में देखा जाता है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो कॉपी पेन में नोट्स बनाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? अब देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला दिया है और कुछ नहीं, ये एक क्वेश्चन है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? और डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? द डस्ट ऑफ स्नो has changed his mood from sad to happy। ये दो क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, अगर आपको लगता है बड़ा हो रहा है तो आप इसको और छोटे छोटे में ब्रेक कर सकते हैं। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? फर्स्ट क्वेश्चन है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, जैसा कि हमने अभी देखा था शॉर्ट में, विथ वाइट फ्लावर्स। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल, ओक और पाइन?
अब यही क्वेश्चन एक बन गया कि किस प्रकार से सिर्फ उन्होंने हेमलॉक ट्री को लिया, मेपल, ओक या पाइन ट्री को नहीं लिया। द पोएट डज नॉट डू सो टू शो हिज बैड मूड। डज सो, पोएट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनका जो मूड था वो थोड़ा खराब था, अपसेट थे, वो दुख में थे, सेड थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर हेमलॉक ट्री को रिप्रेजेंट किया है। What do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? क्रो और हेमलॉक जो ट्री होता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री प्रेजेंट्स सोरो, दुख को प्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? किस प्रकार से? पूरा क्वेश्चन में से मिल रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ द हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर जॉय। दिखने का बड़ा है क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। यहाँ हमें जॉय और सोरो में सोरो पे टिक करना है और यहाँ स्टैंड्स फॉर जॉय, यहाँ पर क्या लगा देंगे आप? जॉय लगा देंगे। जरूरी नहीं कि किसी चीज को बड़ा देखकर आप उसको ऐसा करें कि छोड़ देते हैं यार, ये हमसे नहीं होगा। आप उसको कोशिश करें, मैक्सिमम चीजें क्वेश्चन में से मिल जाती है, बस थोड़ा सा चेंज करने का, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक और चीज है एक्सट्रैक्ट भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे स्टोरीज के एक्सट्रैक्ट आते हैं, इस प्रकार से पोयम जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका भी एक्सट्रैक्ट आता है। अभी पोयम इतनी छोटी है कि जो उसका एक्सट्रैक्ट है स्टेंजा वो पूरा ही कंप्लीट आ गया है इसमें। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड? हैप्पी, कंफ्यूज, डिप्रेसिव, एक्साइटेड। देखिए यहाँ पोएट के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात करिए। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये बिगिनिंग के बारे में ही बात होगी, यहाँ पर बिगिनिंग के बारे में। तो बिगिनिंग में आपको मैंने बताया था कैसा मूड था उनका, डिप्रेसिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड रूड मीन? रूड का मीनिंग हमने अभी ग्लोसरी में देखा, हैड इन रिग्रेट, रिवील्ड, डिलाइटेड, रिलीज्ड। तो हैड इन रिग्रेट इज द करेक्ट आंसर। Next question, you will just comment it. Comment it. What did crow shakes on the poet? Dust of snow, dust of tree, dust of lane, dust of garden, dust of snow. क्या शोक किया था? Comment it. You will see dust of snow. Correct answer. Come to the next. कुछ और MCQs है जो पूछे जाते हैं, मैंने उनको भी यहाँ पर लिख दिया है। Who is the poet of the poem? कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लेन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप लोग कमेंट करते चलें जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ने से पहले कितना आंसर पोएम समझ में आई। तो आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर वाज द क्रो? ऑन हेमलॉक ट्री, ऑन बेनियन ट्री, ऑन पीपल ट्री। द आंसर इज ऑन हेमलॉक ट्री। The poet's mood got changed when he falls asleep. Dust of snow falls on him. He starts talking. क्या आंसर आ जाएगा? तो सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बात हो रही है, तो डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। इस प्रकार के कुछ MCQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी पोएम है और एक अच्छा नंबर कवर करती है। तो आप इसे ध्यान से समझें, एक या दो बार और देखने की कोशिश करें और मन से इसके क्वेश्चंस लगाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे भी पोएम को और चैप्टर्स को बहुत अच्छे इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए देखते रहिए इंग्लिश स्कूल।